अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सेहत की निगरानी के साथ मैं हूँ सबाहत कुरैशी। नाज़रीन, अगर हम ग़ज़ा की बात करें तो ये कहा जाता है कि आप जो खाते हैं आप वही बनते हैं। अगर हम डाइट की बात करें तो डाइट के हवाले से गुज़श्ता अगर हम देखें हमारे बुज़ुर्ग तो हम बड़ा देसी खाने की तरफ थे, लेकिन आजकल हमें डब्बा बंद अशिया बहुत पसंद है। हम जब मार्केट में जाते हैं तो हम तैयार पराठे, नगेट्स, हर तरह की चीज़ जितनी भी रेडीमेड खुराक है वो हम ले आते हैं, और अगर हमें वही चीज़ घर पे ख़ुद बनानी पड़े तो बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हसीबुर रहमान। आइए उनसे पूछते हैं कि हमें किस तरह की डाइट लेनी चाहिए और हमें क्या खाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू फॉर हैविंग मी इन अ शो। सबसे पहले मुझे बताइए कि जब हम ग़ज़ा की बात करते हैं तो हम हेल्दी डाइट या मुतवाज़न ग़ज़ा हम किसे कह सकते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है बेसिकली? मुतवाज़न ग़ज़ा या बैलेंस डाइट सबसे बेस्ट वो है कि जिसमें आपके जो मैक्रोज़ और माइक्रोज़, जिनको बेसिकली कहा जाता है कि आपके तमाम न्यूट्रिशनल वैल्यू उसमें मौजूद हो, वो पूरे होने चाहिए। कार्ब्स भी हों, उसमें प्रोटीन भी हो, फैट्स भी हो, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी हों, वो तमाम की तमाम चीज़ें, वो तमाम अज्जा आपकी खुराक के अंदर पाए जाते हैं और वो आप एक वक्त पर उसको इनटेक करें, वो आपकी बैलेंस डाइट है। उसमें आप रोटी भी हो, सालन भी हो, मिल्क प्रोडक्ट भी हो, उसके अलावा आपका अगर सैलड्स की फॉर्म में या मीट की फॉर्म में एक कंप्लीट, जिसको हम माई प्लेट आजकल कहा जाता है, वो अगर पैटर्न को यूज़ करते हुए हम एक डाइट को लेंगे तो उसको हम मुतवाज़न ग़ज़ा कहेंगे। और उससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी एनर्जी बहाल रहेगी, आपके जो न्यूट्रिशनल वैल्यू बॉडी की वो पूरी हो रही है, डिजीज़ से आप बच सकते हैं, इम्यूनिटी बूस्टिंग आपकी अच्छी होगी। ये तमाम चीज़ें बैलेंस डाइट से आप अपनी इम्प्रूव कर सकते हैं। सही। अच्छा, बैलेंस डाइट के हवाले से एक और चीज़, जब भी हम डाइटिशियन के पास जाते हैं या हम डाइट की बात करते हैं तो हमें कुछ फूड ग्रुप्स के बारे में बताया जाता है कि भाई आपने कुछ फूड ग्रुप्स लेने हैं। तो फूड ग्रुप्स से क्या मुराद है और कितने फूड ग्रुप्स हमारे पास अवेलेबल हैं? बेसिकली फ़ूड ग्रुप्स ये होते हैं कि आपने अगर, तो लेट्स से उसकी मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। जैसे कि अगर हम फ्रूट्स की बात करते हैं, उसमें हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फ्रूट्स हैं, कुछ नॉर्मल मॉडरेट हैं और कुछ लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स। अब जो पेशेंट डायबिटिक है उसको हमने लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फ्रूट्स देने हैं। लाइक आप उसको एप्पल दे सकते हैं, आप उनको एप्रिकॉट दे सकते हैं। उनको हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स में जैसे मैंगो, ग्रेप्स, पाइनएप्पल, ये चीज़ें हमने उनको नहीं देनी। तो ये ग्रुप्स डिफरेंट डिवाइडेड होती हैं। बेसिकली ये वही चीज़ है जैसे कि आप कहते हैं कि बैलेंस डाइट में आ जाती है। उसमें फ़ूड ग्रुप्स यही होते हैं कि आपके प्रोटीन के अंदर बाकी सारी चीज़ें आ जाती हैं, मीट आ गया, एनिमल सोर्स है, या आपका प्लांट बेस सोर्स है। फिर अगर इसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की बात करें, ये भी एक ग्रुप के अंदर आ जाता है। बेसिकली इसको 7 ग्रुप्स के अंदर एक डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे जो लोएस्ट है उसको हम कार्ब्स या स्टार्च कहते हैं। उसके बाद हम जो है उसको प्रोटीन की तरफ ले जाते हैं। उसके बाद हम लेते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। उसके बाद हम फ़ैट के बाद फिर अदर्स के अंदर फिर बाकी सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि आपके डेजर्ट्स हैं, या वो सबसे कम एक, उसको माई पायरामिड कहा जाता है। जस्ट लाइक आप उसको यूँ कह सकते हैं, एक जो है वो आप उसको एक पहाड़ कह सकते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल मुझे वो वर्ड नहीं आ रहा था, आपने आसानी कर दी। उससे क्या होगा कि जो चोटी है वो सबसे कम होगी, जिसमें हम अदर्स में डेजर्ट्स वगैरह या इस तरह की कोई चीज़, और उससे कम फिर सैलड्स, मतलब सारी चीज़ें इसी फैट हैं, फिर बाकी चीज़ें। और ये क्या हमने डेली बेसिस पे लेना होता है, मतलब एज अ पिरामिड ही हमने अपनी डाइट को मैनेज करना है? एग्जैक्टली। फूड ग्रुप्स का मकसद ही ये है कि आप डेली की क्या, बल्कि हर मील के अंदर आप उनको आपकी डाइट के अंदर चीज़ें, फिर ही वो एक बैलेंस डाइट कहलाएगी ना, कि जब आपके तमाम फूड ग्रुप्स आपकी डाइट के अंदर शामिल हों, वो कार्ब्स है, प्रोटीन है, फैट, सैलड, जितनी भी मतलब सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं, वो सब शामिल होंगी, तो फिर ही उसका एक फ़ायदा होगा। तो ये फूड ग्रुप्स हम उनको कहते हैं कि ये चीज़ें आप इस पैटर्न के थ्रू आप अपनी डेली लाइफ के अंदर इंटेक करें। मोस्टली लोगों का एक ये बड़ा आम सा एक जुमला होता है कि भाई हम तो बड़ी अच्छी ग़िज़ा खा रहे हैं लेकिन फिर भी हमारा वज़न बढ़ रहा है, हमें तो भाई हवा भी लग जाए तो हम मोटे हो जाते हैं। तो ये एक बड़ा वो कॉमन जुमला है जो हर वक्त हमें सुनने को मिलता ही है। तो मुझे ये बताइए कि ये इस तरह के जो लोग हैं, क्या इसमें कितनी हकीकत है इस बात में? वाकई हवा लगने से भी वज़न बढ़ जाता है, पानी से भी वज़न बढ़ जाता है, या ऐसी कहने की बात है? एग्जैक्टली, मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, बल्कि अभी भी मैं क्लिनिक से आ रहा हूँ तो उनका भी यही कहना था कि डॉक्टर साहब मैं तो पानी भी पीऊँ ना तो मेरा वज़न बहुत बढ़ जाता है।
असल में ये होता है कि उन लोगों का पिछला जो पैटर्न होता है ना, डाइटरी पैटर्न, और उनका लाइफस्टाइल जो उनका बॉडी का होता है, सॉरी इसका रूटीन का होता है, डेली लाइफस्टाइल, वो जो होता है वो एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। वो अपनी तरफ से कहते हैं कि जी हम बहुत हेल्दी खा रहे हैं। अब उसकी मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। एक मदर है, वो कहती है कि जी मैं तो आधी रोटी सुबह खाती हूँ, आधी दोपहर को या आधी शाम को। वो मदर आपको ये नहीं बताएगी कि वो अपने बच्चों का सारा बचा हुआ खुद खाती है। वो मदर आपको ये नहीं बताएगी कि घर में कोई गेस्ट आता है, उनको जो देना है उसके साथ उसने खुद भी चेक भी करना है, खुद खाना भी है साथ बैठ के। वो मदर आपको नहीं बताएगी कि अगर किसी और घर में किसी ने कुछ खाना कहीं से आ गया है तो उसने वो भी चेक करना है। हर चीज़ के अंदर उसकी छोटी 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 इन्वॉल्वमेंट होती है। वो उसको वो एज अ फूड इंस्पेक्टर काम कर रही होती है ना घर में। एग्जैक्टली तो उसको आइडिया भी नहीं हो रहा होता कि कितनी कैलोरीज एक दिन के अंदर वो इनटेक कर रही हैं। लेट से अगर किसी बच्चे ने फरमाइश कर दिया कि जी आज तो मैं पिज़्ज़ा या शवारमा ही खाऊंगा, तो वो अपनी तरफ से वो एक स्लाइस भी लें, उसके अंदर कितनी कैलोरीज होंगी? इट्स मोर देन 200। अच्छा, एक स्लाइस के अंदर, ठीक है। अगर बड़ा साइज़ का जो अपना एक हम कह रहे हैं लार्ज या मीडियम से जो बड़ा कह लें, उसके अंदर 3000 किलो कैलोरीज होती हैं एक पिज़्ज़ा के अंदर, एटलीस्ट 3000 किलो कैलोरीज। हालांकि दिन में हमें 1200 से 1600 कैलोरीज कहा जाता है कि आप उसके बीच में रखें। मिनिमम 1000 से अबव लेनी चाहिए, और फिर डिपेंड करता है, वेरी करता है अकॉर्डिंग टू योर एज, अकॉर्डिंग टू योर हाइट, अकॉर्डिंग टू योर वेट, वो फिर दूसरे फैक्टर्स आ जाते हैं। तो वो ऑब्वियसली 1200, 14, 16, 18 जितना जिसका बनता है उसके अकॉर्डिंग हम उनको रिकमेंड करते हैं। लेकिन कहने का मकसद ये है कि वो डेली की लाइफ के अंदर इनटेक उनकी चीज़ों का ऐसे थोड़ी छोटी चीज़ें मिला के वो इतना ज़्यादा कर लेती हैं, उनको आइडिया नहीं होता कि वो कितना कुछ डेली इनटेक कर रही हैं। फिर डेफिनेटली जब हम उनको प्लान देते हैं कि आपने बस यही खाना है, काउंसलिंग करनी पड़ती है बहुत सारी, उनको समझाना पड़ता है, और फिर अगर कोई डंडी मारता है तो हम तो पकड़ भी लेते हैं उसको। हमारे पास वो भी ट्रिक्स हैं। अगर कहें जी इस दफ़ा तो इतना तो फ़र्क नहीं पड़ा, तो हम कैजुअली पूछ लेते हैं उनसे कि जी फ़लाँ वक्त क्या खाया था। वो तो जी वो था बना हुआ कुछ नहीं, तो मैंने वही खा लिया। वो वहाँ से पकड़ा जाता है कि आपने पैटर्न को फॉलो नहीं किया। तो अगर आप बेसिकली एक हेल्दी पैटर्न के थ्रू चलें, आप अपना वेट लॉस कर सकते हैं। ये नहीं होता कि आप कहें जी हवा भी लग जाए, या तो उसमें कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो सकता है, हार्मोनल इशू आ सकता है। हार्मोनल इशू की वजह से भी वेट लॉस करना इजी नहीं होता, बहुत टफ हो जाता है। उसमें फिर PCOS के प्रॉब्लम्स भी आ जाते हैं, PCOD आ जाता है। इन इश्यूज़ की वजह से भी उनको फिर लगता है कि वेट लॉस करना ज़रा मुश्किल है, या फिर वो ज़रा जल्दी हिम्मत हार जाती हैं। ऐसा ही है। तो ये फैक्टर्स इसमें। और फिर दूसरा ये है कि हमारे घरों में या हमारे माशरे में उनको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होता। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर जो है वो हमारी मदर ने सलाद खानी है तो पूरा घर अब उनको सपोर्ट करने के लिए सलाद खाना शुरू कर दे। हम तो कहते हैं भाई हमें तो पराठा ही खाना है, आपने सलाद खानी है, अब अपनी सलाद अलग बनाएं। नहीं, बल्कि तो अकेला बंदा नहीं कर सकता ना। हमारे यहाँ ना, हमारे माशरे के अंदर तो ट्रेंड है टेबल के ऊपर ना उसको इशारे करके कि मैं ये देखो मैं ये वाली चीज़ खा रहा हूँ, फास्ट फूड ले रहा हूँ, ड्रिंक ले रहा हूँ, और जो बंदा है जो बंदी जो भी मतलब डाइटिंग कर रहा है उसको वो छेड़ते हैं। उसको एक घर में क्या अक्सर पेशेंट्स मेरे पास आते हैं ना, वो एक बात कहते हैं कि सर अगर हम लेट से कहीं पर जाते हैं एज ए गेस्ट किसी के यहाँ गए या हमारे घर आ गए, तो मैं उनको तो बिल्कुल नहीं बता सकती कि मैं डाइटिंग में, मतलब उनको ना एक डर बैठा हुआ है कि लोग क्या कहेंगे कि ये डाइटिंग कर रही हो ये तो डाइटिंग कर रही है। हालांकि कोई ऐसी रॉकेट साइंस इतनी कोई बुरी बात तो नहीं है जो लोग इतना ज़्यादा वो उसको डराते हैं या उनको वो क्रिटिसाइज़ करते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। बस लोग मेंटली जो है ना इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा उनको चाहिए रिलैक्स फील करें, एक दूसरे को सपोर्ट करें। हस्बैंड वाइफ हैं तो वो एक दूसरे का इस चीज़ में कर सकते हैं। अगर वो खुद वाइफ कर रही है तो हस्बैंड भी थोड़ा सा उसके साथ कोऑपरेट करते हैं, तो ये चीज़ें हो सकती हैं, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। इस फील्ड को इतना ज़्यादा टफ बना दिया है, लोग ना डरते हैं कि जी डाइटिशियन के पास जाना है वेट लॉस करवाने, उनका ये होता है कि जी ओहो ये तो खाना पीना छुड़वा देगा हमारा। ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमने खाना पीना छुड़वाया हो। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हमें खाने के लिए ज़िंदा नहीं रहना, बल्कि इतना खाना खाना है जो हमें ज़िंदा रखने में मदद दे। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसे समझने की ज़रूरत है। इसी के साथ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाऊंगी कि जब हम बात करते हैं, जैसे आपने खुद ही कहा कि हम हेल्दी डाइट किस तरह से ले सकते हैं, या हमारी जो एक हम बात करते हैं पोर्शन साइज़ की, कि भाई आपने दिन में या आपने एक टाइम में इतना पोर्शन साइज़ लेना है। अब एक जो कॉमन बंदा है वो तो नहीं समझ सकता कि पोर्शन साइज से क्या मुराद है। मतलब इधर उससे मुराद एक रोटी है, उससे मुराद एक प्याली सालन है या एक बाउल चावल है। तो हम पोर्शन साइज को एक कॉमन मैन को किस तरह से बताएंगे?
उनको समझाने के लिए थोड़ी सी ना हम बेसिक्स के ऊपर हमें जाना पड़ता है, लेकिन मैं एक कॉमन पर्सन के लिए उनको थोड़ा सा समझा सकता हूँ कि डेली की रूटीन जो है उसमें पोर्शन साइज़ हम इस तरह से कर सकते हैं कि हम 2 से 3 सर्विंग रख लें अपना चपाती की, स्टार्च की या कार्ब्स की, ठीक है। उसमें हम एक से 1.5 रोटी बनती है, उससे ज़्यादा ना खाएं। आधी आधी पूरे दिन की 1.5 रोटी तो आधी आधी करके खा लें, या अगर एक टाइम पे कर लें एक रोटी, अगले टाइम पे आधी कर लें, बेशक एक टाइम पे स्किप कर लें, उसमें आप सैलड्स वगैरह, मीट वगैरह ऐड कर सकते हैं, बारबेक्यू कर सकते हैं। पोर्शन साइज़ का मतलब यही है, उसमें पोर्शन एक तो ये आ गया आपका स्टार्च का। अगर हम मीट के ऊपर, प्रोटीन सोर्स के ऊपर बात करें तो प्रोटीन के कम से कम भी हमें 2 से 3 डेली सर्विंग हमें चाहिए ही चाहिए, वो हमें डेली लेना चाहिए। हमारे यहाँ थोड़ा सा ना डिफरेंट सिनेरियो होता है, हम क्या करते हैं, सब्ज़ी पकी है तो सारा दिन सब्ज़ी चल रही है, दाल पकी है तो ऑब्वियसली कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी हैं, लेकिन हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारे पास हर चीज़ का इलाज है अगर आप उसको करना चाहो। अगर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता बीफ, आप उसको चिकन पे ले आओ, चिकन नहीं कर सकता दाल पे ले आओ, दाल नहीं कर सकता लेंटल्स हैं। फिर आपके पास वेजिटेबल्स के अंदर तो बहुत कम सोर्सेज हैं, जैसे मटर है उनके अंदर अच्छी अमाउंट में पाया जाता है, या बीन्स उनको कर लें, चने वगैरह, लोबिया वगैरह, तो वो आप कर सकते हैं हर चीज़ को अपना डाइट के अंदर। ये बहाना नहीं करना चाहिए कि जी मैं तो अमीर लोग ही करते हैं डाइटिंग या हम नहीं कर सकते, हर कोई कर सकता है। सेहत हर किसी की इम्पोर्टेंट होती है, हर किसी के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी सेहत का ख्याल रखे। तो बात हम कर रहे थे पोर्शन साइज़ के अंदर, उसमें स्टार्च का मैंने आपको बता दिया, रोटी चावल वगैरह का। उसके बाद प्रोटीन का बता दिया कि एटलीस्ट 2 से 3 सर्विंग, तो मतलब 100 ग्राम कप कर लें, वो एक सर्विंग उसको कंसीडर कर लें कि वो आपने उतना लेना ही लेना है। वो इधर आप चिकन वाला शोरबा कर लें, मटन वाला कर लें, बीफ वाला कर लें, या बीन्स कर लें, या आप मॉर्निंग में सबसे बेस्ट आपके पास अंडा सोर्स है जिसके अंदर होल न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, वो आप, और होल एग लेना चाहिए। आजकल एक और ट्रेंड चल पड़ा है, उसको होल एग नहीं लेते, सिर्फ एग वाइट ले रहे हैं, हालांकि एग यॉक के अंदर जितने न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं और वो हेल्दी न्यूट्रिएंट्स हैं। बल्कि अभी मैं इसी तरफ आना चाह रही थी कि हम जब अंडे की बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये चीज़ बैठी हुई है, या उनका ये ख्याल है कि भाई अंडा तो बहुत गर्म होता है और पिंपल्स निकल आते हैं, या दूसरा कुछ लोगों को ये लगता है कि भाई इतनी गर्मी है, अंडा कौन खाता है गर्मियों में। अंडे को, मछली को, इन चीज़ों को हमने सिर्फ महदूद कर दिया है सर्दियों तक। तो इसमें क्या सच्चाई है, और इधर हमें गर्मियों में अगर हम अंडा लेना चाह रहे हैं तो हम उसको किस फॉर्म में लें? मैं पोर्शन साइज़ को पहले वो कंप्लीट कर लूँ जिसमें हम बात कर रहे थे। स्टार्च भी हो गया, प्रोटीन भी हो गया, वेजीज़ भी आप 2 से 3 सर्विंग डेली लें। अगर कोई फ्रूट नहीं अफोर्ड करता तो सैलड कर ले, टमाटर कर ले, खीरा कर ले, जो अवेलेबल है वो कर ले। मतलब आपको डेली का एक जो है वो सलाद, कोई भी एक आप फल या एक आप कोई फाइबर सारा उसमें है। आपको जितने विटामिन्स है फ्रूट्स और वेजिटेबल से मिलते हैं, और किसी चीज़ से विटामिन्स नहीं आपको इस तरह से वो तो हम ले लेते हैं ना रंग बिरंगी गोलियों से वो फिर देखें, वो तो फिर सेकंड सोर्स आ जाएगा ना आपका। अगर आपने गोलियों के ऊपर जाना है, अगर वो पैसे ही अपने तो आप जाहिर बात है आप खुद ही प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको बखूबी अंदाज़ा है इस बात का कि हम जो हमें चीज़ खाने में पसंद नहीं है, मतलब अगर एक बंदा खीरा या शलजम नहीं खा सकता तो उसके जो न्यूट्रिएंट्स है वो कहता है अभी उसकी कोई टैबलेट दे दें कि हम वो बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं। वो अभी तो इतने सारे केसेस आ रहे हैं, कोई बिल्कुल वेजिटेरियन है, कोई बिल्कुल नॉन वेज है। उनकी पहले तो मैं बहुत कोशिश करके उनकी काउंसलिंग करता हूँ कि भाई आ जाओ, थोड़ा सा इस तरफ आ जाओ, थोड़ा सा इनटेक स्टार्ट कर दो, इट्स नॉट दैट बैड। बहरहाल ये कोशिश ही करनी चाहिए, आहिस्ता आहिस्ता उनको टाइम लगता है, एकदम से नहीं हो जाता। तो जाहिर बात है वो बचपन की आदत डली हुई है ना, तो उनको काउंसलिंग के थ्रू हम लेके आते हैं। तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की भी 2-3 सर्विंग डेली, और 2 से 3 सर्विंग, एटलीस्ट 2 सर्विंग तो लाजमी डेयरी की होनी चाहिए। आप दूध ले लें, दूध पसंद नहीं है तो दही ले लें, दही नहीं है तो कोई लस्सी बना के ले लें, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शंस काफ़ी सारे, चीज़ भी ले सकते हैं, आपके पास ऑप्शंस हैं, ठीक है। अगर कोई कहता है कि मुझे लैक्टोज इंटॉलरेंस है, दूध नहीं ले सकता, तो दही तो ले ही सकता है, दही तो से उसको मसला नहीं होने वाला ना। तो ऑप्शंस होते हैं, आप इन चीज़ों का इंटेक करें, ये आपके पास पोर्शन साइज़ पूरा आ जाएगा एक दिन का। सब की सर्विंग्स भी आ गई, न्यूट्रिएंट्स भी बॉडी के पूरे हो गए, और सारी चीज़ें भी मिल गई। अब हम बात करेंगे एग के ऊपर, जो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, और बहुत सारे लोग आजकल ये आके बात भी करते हैं, बल्कि एक मिसकंसेप्शन भी है कि अंडा खाने से ब्लड प्रेशर शूट करता है, नहीं करता। अंडे के अंदर गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, गुड न्यूट्रिएंट्स बहुत रिच अमाउंट में पाए जाते हैं, जो कि आपकी
हार्ट हेल्थ के लिए भी, ओवरऑल कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी सेट करने के लिए बहुत हेल्दी होता है। प्रॉब्लम ये होता है कि जब आपका स्टमक इस तरह से रिएक्शन कर रहा हो तो उसका मतलब ये है कि आपका वाटर इनटेक कम है, आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो सही काम नहीं कर रहा, आपका फाइबर आपको ज़्यादा इनटेक करने की ज़रूरत है, ना कि ये कि आप ये चीज़ें खाना बंद कर दो। आप पानी का इंटेक ज़्यादा कर दो, फाइबर इंटेक जो फ्रूट सैलड्स वगैरह हैं वो ज़्यादा कर दो, और उसके साथ थोड़ा सा सेडेंटरी लाइफस्टाइल उसकी डेफिनेटली होगी, उसको चेंज करके थोड़ा सा एक्टिव लाइफस्टाइल में आ जाओ, उसका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और एक इसमें आप अगर उसमें ऐड कर दें रायता या दही का इस्तेमाल करना शुरू कर दें, प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स उसमें होते हैं, गट हेल्थ को इम्प्रूव करता है, तो ये मसला ही उसका बिल्कुल रिजॉल्व हो जाएगा। बल्कि आपकी बातें मैं एक चीज़ ऐड भी करती चलूँगी कि नॉर्मली हम ये बात करते हैं कि जो फीमेल्स हैं हमारे घरों की, ऑब्वियसली वो सब कुछ खाती हैं बट अंडे की तरफ वो नहीं जाती हैं, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अंडे और दूध से वो भागती हैं। तो आप ज़रूर नाश्ते में एक अंडा लीजिए। वो ख़वातीन जिनको बहुत क्रेविंग्स हैं, वो कुछ ना कुछ दिन भर में खाती रहती हैं, तो वो अंडा जो है ना वो आपकी क्रेविंग्स को भी कंट्रोल करता है। और अंडा बेहतर ये है कि आप बॉयल एग लीजिए, मतलब आप फ्राई और ऑमलेट से है, क्योंकि जो हम दानों की बात करते हैं तो आप ऑयल से चीज को हटा दीजिए, आप बॉयल ले लें, किसी फॉर्म में ले सकते हैं। किसी को बॉयल है बॉयल कर लो, ऑमलेट है ऑमलेट कर लो, फ्राई है हाफ फ्राई है। अब तो पोच भी आ रहा है कि आप वाटर में भी एग फ्राई करके खा रहे हैं, बिल्कुल पोचिंग वाला भी एक कॉन्सेप्ट चल रहा है। इनटेक जरूर करें, उनको ऑप्शन सारे दे दो यार, ले लो जिस तरह से ले लो। और जो सबसे ज़्यादा मसला आजकल आ रहा है, यंग टीनेजर्स, बहुत सारी लड़कियाँ आती हैं, कोई भी दूध के करीब नहीं जा रहा। इवन बच्चे हैं तो बच्चे भी, थोड़ा बड़ी एज की लड़कियां हैं, मतलब 20-25 साल के, वो भी ये काम नहीं कर रही। हालांकि लड़कियों को तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो दूध का इस्तेमाल जो है वो डेली उनका होना चाहिए। फिर वो क्या होता है कि जी शादी के बाद अभी एज 30-35 के अराउंड होती है, जी हड्डियाँ ख़त्म, ऑस्टियोप्रोसिस, जी मेरे जॉइंट्स में पेन है, मुझे ये इश्यूज़ हैं, मसल्स काम नहीं कर रहे। क्या होगा जब डाइट ही आपकी, सारी उम्र आपने दूध नहीं लिया, सारी उम्र ये चीज़ें आपकी इनटेक नहीं रहेंगी, तो फिर यही सारा कुछ होने वाला है। बल्कि दूध के अलावा एक वही वाली बात है कि हम चाय तो हम पीना पसंद करते हैं, और वो ये कि अगर हमें किसी को कह दें कि भाई हम आपने दूध पीना है, तो दूध भी हम विदाउट स्वीटनर्स पीना पसंद नहीं करते हैं। हमने रूह अफ़ज़ा उसमें ज़रूर मिलाना है, हमने उसमें कोई चॉकलेट कुछ ना कुछ हमने उसके अंदर एडअप करना है। तो प्लीज़ जिस तरह से जो ग़ज़ाएँ अल्लाह ताला ने हमें जिस शक्ल में जिस हालत में दी हैं, उनको उसी हालत में खाने की आदत डालें, ताकि आपको भी वो उसी हालत में कबूल करें और आपकी सेहत को बेहतर करें, ना कि उसको ख़राब करें। तो सा हम बात करते हैं कि बहुत सारे लोगों का ये ख़्याल है कि मोटापा, मतलब हम जब ओबेसिटी की बात करते हैं, अब तो WHO ने भी इसको एक डिजीज़ कह दिया है, क्योंकि कहा जाता है कि मोटापा बहुत सारी बीमारियों की जड़ है। ये मैं आपकी बात इधर काट रहा हूँ, सॉरी। पहले कहा जाता था कि कॉन्स्टिपेशन इज़ द मदर ऑफ ऑल डिजीज़। अब ओबेसिटी को कहा जा रहा है कि इट्स द मदर ऑफ ऑल डिजीज़। इसमें कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ रहा है, यूरिक एसिड भी बढ़ रहा है, हार्ट इश्यूज भी बढ़ रहे हैं, डायबिटीज़, माशाल्लाह डायबिटीज़ में तो हम पिछले शो में भी हमने बात की थी कि ये तो पहले नंबर पे हमने क्रॉस कर लिया। हम किसी काम में तो चलो पहले नंबर पे है, बिल्कुल। तो डायबिटीज़ होता है, मतलब बहुत सारी डिजीज़ इस ओबेसिटी को आ रही हैं। तो देखें इसको। और फिर ये कि इसमें बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि जो लोग ये कहते हैं कि जो बहुत पतीत हैं, उनका ये ख्याल है कि भाई हम तो बहुत मोटे हैं, और जो वाकई मोटे हैं वो ये कहते हैं कि हम सेहतमंद हैं। तो ये जो एक बहुत गैप है हम लोगों के बीच में, इसको हम किस तरह से जो है वो समझाएं लोगों को कि भाई कौन मोटा है और कौन नहीं है। इसमें बेसिकली हम 2 से 3 मेजरमेंट्स अगर हम अपने ऊपर जज कर लें। सबसे पहले तो कॉमन जो हर कोई चेक कर सकता है BMI है, उसकी बेस के ऊपर हम चेक कर सकते हैं कि हम आइदर एक नॉर्मल रेंज के अंदर आ रहे हैं या उस रेंज से आउटर साइड पे जा रहे हैं, ओबेसिटी की रेंज के अंदर जा रहे हैं। उसके अलावा कुछ और, अगर कोई किसी को लेमैन है जिसको BMI का नहीं पता चले, उसके लिए मैं कहूँगा कि वो पहले जज करे अपने आप को कि फ़िज़िकली वो फिट है कि नहीं। जज कैसे करेगा? उसका सांस वगैरह तो नहीं फूल रहा, ठीक है, उसको कोई पेन शेन तो नहीं हो रहा, बॉडी स्ट्रेच तो नहीं कर रही, नींद अच्छी आ रही है या नहीं आ रही। ये इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी इसमें बहुत सारे आ जाते हैं।
आप उन चीज़ों को जज करें, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल है या नहीं है, आपकी तोंद निकली हुई है या नहीं निकली हुई, ठीक है। तो ये चीज़ों के इनको भी बेस बना के हम चेक कर सकते हैं कि मैं ठीक हूँ या नहीं हूँ। अब जो आपने क्वेश्चन किया कि कुछ लोग जो बिल्कुल वो तोंद वाले भी हैं, वो समझते हैं कि जी हम बड़े फन्ने खा हैं, वो पंजाबी में वो कहते हैं भरा दा ढिड चेक कर, भरा दी ताकत चेक बिल्कुल। कर, वो हम उसको सेहत में लेके आ जाते हैं ना, हालांकि ऐसा नहीं है। ये बहुत गलत वो एक कॉन्सेप्ट उन्होंने बनाया हुआ है कि इस चीज़ को वो एक ना अपना फ़ख्र से उसको बयान करते हैं। असल में ये होता है, मैंने बहुत सारे अपने लाइफ में देखा है पेशेंट्स ऐसे जो कि अपनी यंग एज के अंदर फ़ख्र से बताते हैं कि जी हमने तो इतना गोश्त खाया है, मैं तो तेरा परात दी परात खा जावे, इतना गोश्त खा ले, इतना ये खा ले, इतना कोई हमारे लिए तो कोई बड़ी बात ही नहीं है। और वही पेशेंट जैसे ही 30 क्रॉस करते हैं, 35 करते हैं, मेरे पास आते हैं, स्टमक इश्यूज़ 100% उनको स्टमक इश्यूज़ आने वाले हैं। वो पेशेंट आते हैं उनका यूरिक एसिड ज़्यादा आता है, वही पेशेंट आते हैं कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, फिर उनको वही चीज़ें कम करना पड़ती हैं। अब ये चीज़ें डेफिनेटली, अब इसमें वो बात आ जाती है ना कि अल्लाह ने रिस्क रखा हुआ है तो बेहतर है उसको थोड़ा थोड़ा खा लो, सारी ज़िंदगी खा लो। सही बात। तो अल्लाह ने अगर आपने पहले ही खा खा के वो ख़त्म कर दिया ना, तो अल्लाह ने फिर ऊपर ले जाना, रिस्क तो ख़त्म, तो बंदा ख़त्म। बिल्कुल, ये बहुत प्यारी बात आपने की है कि रिस्क अल्लाह ने रखा हुआ है, उसको थोड़ा थोड़ा खाएं ताकि सारी उम्र खा सकें। एक ही दफ़ा में सारा खाने की कोशिश नहीं करें कि फिर उसके बाद वैसे ही आपके ऊपर खुद ही कदगन लगना शुरू हो जाती है, क्योंकि आपकी सेहत ही आपको इजाज़त नहीं दे रही है उस चीज़ की। तो जब हम मोटापे की बात करते हैं, तो अब जैसे आपने कहा कि सांस चढ़ता है, बाकी इस तरह के सिम्टम्स अगर किसी शख्स को आ रहे हैं, अब वो डाइटिशियन, क्योंकि ऑब्वियसली एक तो हमारा तो बजटिंग का इशू है, हमारे मेडिकल का फील्ड बहुत एक्सपेंसिव है, तो हर बंदा अफोर्ड भी नहीं कर सकता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अब वो लोग जो घरों में हैं और वो ऑब्वियसली किसी डॉक्टर को एक्सेस नहीं कर सकते, वो ख़वातीन और हज़रात, उनके लिए आप क्या टिप्स देंगे कि वो अपनी डाइट को किस तरह से बैलेंस कर लें कि वो अपना वेट लॉस, हेल्दी वेट लॉस घर पे करें, ना कि डाइटिंग, ठीक है, हेल्दी वेट लॉस किस तरह से करें? इसका जवाब तो मैं आपको ज़रूर दूंगा कि कैसे करना है या कैसे कर सकते हैं, लेकिन मैं आपकी पहली बात से एग्री नहीं करता। क्यों? एक लड़की है, वो अपने लिए 10,000 का सूट ले लेगी, 5,000 का पर्स ले लेगी, लड़के हैं वो जूते 15,000 के ले लेंगे, मोबाइल 2-2 लाख के रखे होंगे, हर चीज़ के ऊपर इनको ख़र्चा करना आता है। जब अपनी बारी आती है तो हर किसी के पास पैसे ख़त्म हो जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये प्रायोरिटी की बात है और थोड़ा सा अवेयरनेस की बात है। गलत है ना ये, इनको या हम उसको उस तरह से रखते नहीं हैं। सेहत को तो बस ऐसे ही इन्होंने चलाया होगा, ठीक है काम चल रहा है, बस चल ही रहा है। तो इनकी एक तो ये कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए। दूसरा, हमारे यहाँ अभी भी ठीक है, फाइनेंशियल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होने की वजह से अभी महंगाई काफ़ी हो गई है, ऑब्वियसली महंगा ट्रीटमेंट है हर चीज़ का, लेकिन फिर भी फॉरेन कंट्रीज़ से यहाँ फिर भी मेडिकल आपका सस्ता है। ये मतलब एक डिफरेंट, इसके दूसरा पहलू भी तो देखना चाहिए ना। अब आ जाते हैं ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट बिल्कुल हमारा काम है बताना, हमने बताना है। कुछ ऐसे वाकई बंदे होते हैं जो बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते, जा नहीं सकते, तो उनके लिए बिल्कुल मैं आपको बताता हूँ कि उनको किस तरह से आपने लेके चलना है। तो अब हम बात करते हैं कि अब हेल्दी वे से आप वेट लॉस कैसे कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब एक प्रॉपर जो अफोर्ड नहीं कर सकता बेचारा वो डाइटिशियन के पास जाए और लंबा चौड़ा एक ऑब्वियसली बिल तो बनेगा फिर, ठीक है। लेकिन अगर नॉर्मली करना चाह रहा है, कुछ पैरामीटर्स हैं उनको अपनी लाइफ में लेके, उससे उसका वेट लॉस स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहली चीज़ ये है पोर्शन कंट्रोल है, ठीक है। और इसमें सिर्फ वेट लॉस नहीं होगा, हेल्दी वेट लॉस की मैं बात कर रहा हूँ। वेट लॉस आजकल कॉन्सेप्ट ये बना हुआ है ना कि बस खाना पीना छोड़ दो, या रोटी एक टाइम कर दो, या बिल्कुल ना खाओ, सिर्फ सैलड्स पे आ जाओ, या बॉयल्ड चिकन पे आ जाओ, बॉयल्ड चीज़ों के ऊपर आ जाओ तो वेट लॉस हो जाएगा। इससे बहुत नुकसान होते हैं। आपने सारी ज़िंदगी तो ये काम करना नहीं है। वेट लॉस अगर करना है तो डेफिनेटली उसके बाद आपने नॉर्मल खाने के ऊपर ही आना है ना। तो जब नॉर्मल के ऊपर आएंगे आपका वेट गेन दोबारा से हो जाएगा, और उसी स्पीड से होगा जिस स्पीड से नीचे आएगा। अगर आप इन पैरामीटर से करेंगे कि बॉयल्ड चीज़ें या बस खाना पीना छोड़ दो या इस तरह की चीज़ें करेंगे, ऑयल फ्री चीज़ें, अब ये काम तो बिल्कुल नहीं करना। हर चीज़ का अपना बॉडी के अंदर एक रोल है। उसकी एग्जांपल, कार्ब्स आपका फर्स्ट एनर्जी सोर्स है, उसको भी लेना चाहिए। नहीं छोड़ेंगे आपको थकन महसूस होगी, चिड़चिड़ापन आएगा, आप 2-4 दिन कर पाएंगे, फिर आप कहेंगे मेरे से हो नहीं पा रहा। तो कार्ब्स भी ज़रूरी हैं। प्रोटीन आपको वैसे एनर्जी देते हैं, मसल्स के लिए, बोन्स के लिए, हर चीज़ के लिए ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद अगर फ़ैट तो बिल्कुल हमारा ना वो दुश्मन बनाया हुआ है लोगों ने कि फ़ैट इनटेक नहीं करना।
आपके जितने बॉडी के अंदर रिएक्शंस हो रहे होते हैं, टेक प्लेस कर रहे होते हैं, उनके लिए फ़ैट बहुत ज़रूरी है। ब्रेन डेवलपमेंट के लिए फ़ैट बहुत ज़रूरी है, बॉडी के लिए फ़ैट उतना ही ज़रूरी है। हाँ, गुड फैट लें, बैड फैट की तरफ मत जाएं, तो उस चीज़ों को ये चीज़ें कवर कर सकती हैं। अब अगर जैसे सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, जैसे अगर हम बात करते हैं गुड फैट की, आपने जैसे फैट की बात की है, तो हम तो फिर जो है वो फ्राइज़ लेना शुरू कर देंगे, हमने तो लेस के पैकेट खोल लेने हैं, हमने तो जो है ना वो मक्खन और चीज़ खाने शुरू कर देने हैं। तो गुड फैट में कौन सी चीज़ें आती हैं? जिस तरह से आपने गुड फैट की बात की, अब किसी को नहीं पता कि गुड फैट कहाँ से मिलेगा और बैड फैट क्या है, तो इसको थोड़ा सा डिस्टिंग्विश कर दीजिए। मैं बिल्कुल करता हूँ। इसमें ये होता है कि गुड फैट्स के अंदर सबसे पहले आपके बीन्स वगैरह जितने हैं, बीज वगैरह, उनसे अगर हम ऑयल लेंगे, ऑलिव ऑयल जैसे है, सनफ्लावर ऑयल है, ये गुड फैट्स हैं। आप इनका इंटेक है, सरसों का ऑयल, उनका इंटेक करें अपनी डेली की कुकिंग के अंदर। उसके बाद ज़्यादातर तो कुकिंग के अंदर ही हम इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा कुछ और सोर्सेज भी हैं, जैसे आपके नट्स हैं, नट्स के अंदर बहुत अच्छे सोर्स गुड फैट्स के पाए जाते हैं। उसके बाद नट्स का इंटेक कर सकते हैं, उसके अलावा सीड्स का इंटेक कर सकते हैं। सीड्स के अलावा आप अगर फ़ैट की बात करें तो दूध के अंदर भी गुड अमाउंट में एक फ़ैट होता है। हाँ, आप अगर किसी को और हेल्थ इश्यूज़ हैं तो आप बलाई वगैरह उतार के ले सकते हैं, लेकिन इसका ये मकसद नहीं है कि आप उसका इंटेक बिल्कुल ही बंद कर दें। लेना चाहिए, कम अमाउंट में कर लें। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें आ जाती है, देसी घी। ठीक है, पहले ये कॉन्सेप्ट था कि देसी घी जो है वो ख़राब करता है जिस्म को, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, ये करता है, वो करता है, लेकिन सब के लिए ये चीज़ ठीक नहीं है। एक बंदा है जो फिज़िकली बिल्कुल एक्टिव है, ये उन लोगों के लिए उसको देसी घी का इस्तेमाल करना चाहिए। जो एक एथलीट है, अगर उसने रनिंग करनी है, वो कोई भी फ़िज़िकल एक्टिविटी अगर जिसकी अच्छी है, वाकई में अच्छी है, तो वो देसी घी का इस्तेमाल कर सकता है। उसके जॉइंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है, उसके बॉडी की परफॉर्मेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर एक ले मैन है, मतलब जो कुछ हमारे ऑफिस वगैरह में जो जॉब्स करते हैं, हाँ, वो उसका अगर इंटेक करना है तो उनको सोचना चाहिए। साथ में फ़िज़िकल एक्टिविटी लाजमी उनको करनी चाहिए। तो ये अगर वो उसका इंटेक कम कर लें, अगर एक बंदा जो है वो नॉर्मली 2 चम्मच देसी घी खा रहा है, तो आप आधे चम्मच पे आ जाएं, 1 चम्मच पे आ जाएं। बिल्कुल, रिफाइंड ऑयल से तो बेहतर है कि आप देसी घी इस्तेमाल करें घर का, उससे तो बिल्कुल ये चीज़ बहुत बेहतर है। तो आप गुड फैट्स का इस्तेमाल करें बनिस्बत ये जो आपके वेजिटेबल ऑयल्स हैं या प्रोसेस्ड फॉर्म में जितनी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, उनकी बजाय आप नेचुरल की तरफ आ जाएं, आपका वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा। आप अपना पोर्शन कंट्रोल कर लें, ठीक है, कम खाना शुरू कर दें। जहाँ आप 2 रोटियां खाते थे, 1 कर लो, ठीक है। जहाँ आप फ्राइड आइटम्स खाते थे, डेली के ड्रिंक्स लेते हो बाहर से जाके, वो आप कम कर दो या बिल्कुल उसको ख़त्म, आहिस्ता आहिस्ता कर लो, एकदम से ना करो, क्योंकि एकदम से जब आप शुगर्स या इस तरह की चीज़ों को छोड़ते भी हैं तो बॉडी जो है वो रिएक्शन देती है। तो एकदम से भी नहीं करना चाहिए, बट छोटे छोटे पोर्शंस में आहिस्ता आहिस्ता आप चीज़ों को, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, जो हम बात करते हैं, और कि आप स्लोली चीज़ों को छोड़िए। बिल्कुल। और जो सबसे इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, पोर्शन कंट्रोल हो गया, सारे फूड ग्रुप्स भी हो गए, इसमें इसके साथ जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी है। अगर आप फिज़िकली एक्टिव नहीं हैं तो फिर बाकी सारी चीज़ें आपको प्रॉब्लम करेंगे ही करेंगे। तो आपको चाहिए कि फ़िज़िकली भी थोड़ा, हमारे यहाँ पाकिस्तानी अब हम बहुत ज़्यादा जो है ना वो बनते जा रहे हैं कि बिल्कुल काम नहीं करना, काउच पोटैटोस हर वक्त बैठे रहें और बस खाते रहें, हमारे पास आ जाए सारा कुछ, हम खुद ना हमें कुछ करना पड़े। तो इस चीज़ से अवॉइड करना चाहिए। फ़िज़िकली भी एक्टिव होना चाहिए, आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके मसल्स, आपकी बॉडी जब वर्किंग में रहेगी तो वो काम आते रहेंगे। जैसे ही आप बैठ जाओगे फिर आप कहोगे जी मेरे यहाँ दर्द हो रही है, मेरे वहाँ दर्द हो रही है, तो ये चीज़ें फिर प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो आप हेल्दी वे से अपना वेट लॉस इस पैटर्न से कर सकते हैं। कुछ इसमें की पॉइंट्स अब एट द एंड में आपको इसमें बता देता हूँ, वो फैक्टर्स या वो चीज़ें इंटेक कर लें, वेट लॉस हो सकता है। उसमें वाटर इंटेक ज़्यादा कर दें, पानी रूम टेम्परेचर होना चाहिए, ठंडा मत इस्तेमाल करें। आपके जो कार्ब्स का पोर्शन है बिल्कुल कट डाउन मत करें, कम कर लें, कि बिल्कुल ही उसको निकाल ना दें लाइफ से, मतलब रोटी अगर आप खानी दिन नहीं की है, जो है वो 4 चपाती ले रहे हैं तो आप उसको 2 पे ले आएं, 2 पे ले जाओ, ठीक है। और उसके साथ फैट्स का अच्छा इस्तेमाल करें कि गुड फैट जो मैंने आपको बताया वो लाजमी करें। फिर प्रोटीन का पोर्शन डेली अपनी लाइफ के अंदर लाजमी रखें, आपकी इम्यूनिटी की बूस्टिंग के लिए, आपकी हेल्थ के लिए, मसल्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप प्रोटीन का पोर्शन डेली लें। फिर इसमें एक और चीज़ आ जाती है कि प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स, दही का इस्तेमाल करें, सिरके का इस्तेमाल करें,
अचार का इस्तेमाल करें, ये चीज़ें आपकी गट हेल्थ को इम्प्रूव करती है। एक क्वांटिटी के अंदर करें, ये नहीं कि आप उठा के पीना आप शुरू रोज़ जो है वो सिर्फ रोटी के साथ हाँ, अचार खाना शुरू कर तो दें वो भी या हर ठीक वक्त नहीं है। ग्लास में आप ये विनेगर जैसे मैंने डाल के पहले पिएं। बताया था कि पोर्शन कंट्रोल, आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज़ कितनी अमाउंट में लेनी है, तो ये चीज़ें फिर आपको फ़ायदा देंगी वेट लॉस करने के अंदर, ठीक है। अलॉन्ग विथ फिजिकल एक्टिविटी। अलॉन्ग विद फिजिकल। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब जी। अगर हम आज के प्रोग्राम को कंक्लूड करें और हम इस दरिया को कूजे में बंद करें कि हमें कैसी ग़िज़ा लेनी चाहिए और क्या खाना चाहिए, तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है जो हमें समझने की ज़रूरत है कि परहेज़ सस्ती है और इलाज महंगा है। दूसरी चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आप हेल्दी और बैलेंस डाइट लीजिए और वो डाइट्स खाइए जो प्रोसेस नहीं है, सिंपल डाइट रखिए, देसी ग़िज़ा खाइए, देसी चीज़ों की तरफ आइए, तो आप न सिर्फ सेहतमंद रहेंगे और एक्टिव भी रहेंगे। और हरकत में बरकत है, मुतहरक रहिए, खुश रहिए, अपना भी ख्याल रखिए और दूसरों का भी। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।